जी, मैंने अपना माइक खुद बंद किया हुआ है। मैं ज़रा वेट कर रहा हूँ कि बाकी स्टूडेंट भी ज्वाइन कर ले, तो फिर इसको कंटिन्यू करते हैं। एहसन अहमद, मैं थोड़ी देर में आपके क्वेश्चन का आंसर करता हूँ। जी स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। अच्छा, एक बात तो याद रखें कि आप जब भी इस मीटिंग में शामिल हुआ करें तो अपने नाम और रजिस्ट्रेशन के साथ आपने शामिल होना है। आपका जो आईडी है उस पर आपका नाम और आपका रजिस्ट्रेशन नंबर जो है वो मेंशन होना चाहिए। किसी का मोबाइल का नंबर, मोबाइल का नाम या कुछ और नाम जो है वो आप प्लेस करेंगे और उससे आप जो है वो इसमें शामिल होंगे, तो मैं उसको क्विट कर दूंगा, यहाँ से रिमूव कर दूंगा। तो आपने मेक श्योर करना है कि आप अपने नेम और रजिस्ट्रेशन नंबर के साथ शामिल हो। अच्छा जी, मेरे पास यहाँ पे एक सवाल है। अगर पब्लिक क्लास में नेम से हो तो कंस्ट्रक्टर का नेम भी मेन होगा या मेन क्लास में? जी, कंस्ट्रक्टर की खूबी ये है, या कंस्ट्रक्टर की पहचान ये है कि उसका नाम, जो कंस्ट्रक्टर का नाम है वो और जो क्लास का नाम है वो हमेशा सेम होगा। अगर एक क्लास है उसका नाम मेन है तो उसका कंस्ट्रक्टर भी मेन होगा। मैं आपके सामने एक और क्लास बनाता हूँ। न्यू क्लास। क्लास का कोई नाम रखते हैं। जी, कोई अच्छा सा क्लास का नाम बताएं, जो पहला नाम मुझे मिलेगा मैं वही क्लास का नाम रखूंगा। तो जी, क्लास का कोई एक नाम बताएं, क्या नाम रखूं क्लास का? कंस्ट्रक्टर जो है वो अच्छा नाम नहीं है, कोई और नाम रखना है। क्लास का नाम रखवाना है आपने। ओके, तो ये अच्छा नाम आया हमारे पास, प्लेयर। तो हमने क्लास का नाम रख लिया प्लेयर, इसको मैंने कर दिया यहाँ पे फिनिश। अब ये मेरे पास क्लास बन गई। इसका कंस्ट्रक्टर बनाना है, क्या तरीकाकार होगा? पब्लिक क्लास का नाम क्या है, वही नाम कंस्ट्रक्टर का भी होगा। अगर आपने नो आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर बनाना है तो ब्रैकेट ओपन करें, क्लोज करें, बॉडी बनाएं, कंस्ट्रक्टर तैयार। ये होता है कंस्ट्रक्टर। क्या पहचान है इसमें? क्लास का नाम और कंस्ट्रक्टर का नाम हमेशा सेम होगा। अगर आपसे कहा जाए कि जी बताएं कि जी इस वाले क्लास के अंदर कंस्ट्रक्टर का नाम क्या है, तो वही नाम है जो क्लास का नाम है। अगर आपसे कहा जाए कि बताएं जी कंस्ट्रक्टर जो है वो कौन सी लाइन से लाइन पे क्रिएट हो रहा है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये प्लेयर के नाम से कंस्ट्रक्टर है। कहाँ पे हो रहा है? इन लाइन नंबर 8 पे हो रहा है।
तो बड़ा सिंपल सा है ये आपके पास कंस्ट्रक्टर बन गया जी। ये ठीक है, जिन्होंने मुझसे सवाल पूछा था उनको समझ आ गई बात। ओके गुड। अच्छा जी, नेक्स्ट जो है किसी और ने मुझसे सवाल पूछा था, आई डोंट नो किसी और का सवाल है तो काइंडली वो भी मुझे पूछ लें। क्लास से अलग कोई कंस्ट्रक्टर बना सकते हैं? क्लास से अलग कोई कंस्ट्रक्टर नहीं होता। क्लास में जो कंस्ट्रक्टर बनाते हैं उसका रीज़न भी ये होता है कि हमने ऑब्जेक्ट की मेमोरीज की वैल्यूज़ को डिफ़ॉल्ट वैल्यू असाइन करनी होती है, एक वजह होती है, दूसरी वजह ये होती है कि उसकी मेमोरी क्रिएट करनी होती है। हट के कोई और कंस्ट्रक्टर आप नहीं बना सकते। एक क्लास के अंदर उसी क्लास के कंस्ट्रक्टर होते हैं, किसी और क्लास के कंस्ट्रक्टर उसके अंदर नहीं बन सकता। ओके, अच्छा जी। अब ज़रा मैं मेन क्लास में आता हूँ और यहाँ पे हमने प्रे क्लास बनाई है। ओके, अब यहाँ पे आके जो है हम एक और स्टूडेंट क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं। यहाँ पे मैंने बनाया स्टूडेंट s2 इक्वल्स न्यू स्टूडेंट, और यहाँ पे मैंने पास किया 22, और यहाँ पे मैंने किया जी 22 की जगह कुछ और करते हैं, यहाँ पे इजाफा करते हैं जी 31, और उसके बाद करते हैं मुजतबा शाह, और इसके बाद यहाँ पे मैंने कर दिया सेमीकोलन। इसके बाद s1 डॉट डिस्प्ले, सॉरी s2 डॉट डिस्प्ले कॉल किया, और इसको सेव किया, और इसके बाद मैं रन करता हूँ तो ये रन हो गया। लेकिन आप मुझे बताएं, मैंने यहाँ पे पहले फयाज खान रखा था, पहले नेम बताया था, बाद में एज बताई। यहाँ पे पहले एज बताई फिर नेम बताया, ये कैसे हो गया? ऑर्डर चेंज किया, ऑर्डर चेंज करने के बाद भी ये ऐसे हो गया, मतलब एरर नहीं देना चाहिए था। ऑर्डर तो ये वाला हमने बनाया था ना, कि पहले नेम आएगा फिर एज आएगी, तो ये एज पहले दे दी, नेम बाद में दे दिया, ये कैसे हो गया? नहीं, एरर नहीं आएगा तो उसकी वजह बताए ना। आप कह रहे हैं एरर नहीं आएगा, तो एरर नहीं आएगा उसकी वजह बताएं। एरर नहीं आ रहा, वो तो नज़र आ रहा है। जी, कौन वजह बताएगा? हैंड रेस करें, मैं उसका माइक ओपन करूंगा। वो बात क्या नहीं बताएंगे? ओके जी, वो बात बताएं। बात मैंने आपका माइक जो है वो अलाउ कर दिया, आप मुझे माइक ओपन करके बता सकते हैं। सर ये इस वजह से शायद नहीं आ रहा कि आपने बताया था ये पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर, दूसरा आपने बताया था जो पैरामीटराइज ओवरलोडिंग शायद, तो उसमें आपने बताया था कि जैसे S1 स्टूडेंट वाले में आपने लिखा था फयाज खान, और ये था पहले स्ट्रिंग, इसका नेम था, आपने बोला था आर्गुमेंट में ये इनकी तादाद सेम हो सकती है, और ये जो स्ट्रिंग था फयाज खान और इंटीजर था इंट 22, और ये जो दूसरा कंस्ट्रक्टर है इसमें तादाद सेम हो सकती है, लेकिन ये स्ट्रिंग और ये जिनकी डेटा टाइप है इंट वगैरह होगी, ये स्ट्रिंग वगैरह ये आगे पीछे हो सकती है, तो इससे कोई इशू नहीं आता, इस वजह से शायद ये नहीं आ रहा एरर। जी वेरी गुड उबैद, आपने बिल्कुल सही बताया। इसके जुमले में तो ठीक कर देता हूँ। आप काइंडली अपना माइक भी बंद कर लें और हैंड भी डाउन कर लें, वेरी गुड। अच्छा, सर जी इसमें जो है हमने जो दो कंस्ट्रक्टर बनाए हुए हैं, दो पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर बनाए हुए हैं, दोनों के अंदर जो ऑर्डर ऑफ पैरामीटर है वो डिफरेंट है। इस वक्त जो ये वाला आपके पास
कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, तो ये वो वाला कंस्ट्रक्टर कॉल होगा जिसमें पहले स्ट्रिंग टाइप होगी और उसके बाद डेटा टाइप इंटीजर होगी। तो अब जब आप इसको कॉल करेंगे, जब ये यहाँ पे कॉल होगा, तो वो वाला कंस्ट्रक्टर कॉल होगा जिसमें पहले स्ट्रिंग आ रही है, तो ये स्ट्रिंग को कॉल करेगा, स्ट्रिंग वाला और फिर इंटीजर वाला। ये आपके पास कॉल हो रहा है S1 के लिए। S2 जो है वह दूसरा ऑब्जेक्ट बन रहा है। इस ऑब्जेक्ट के लिए जब हम कंस्ट्रक्टर कॉल कर रहे हैं, तो इसमें जब हम कंस्ट्रक्टर कॉल कर रहे हैं तो पहले हमारे पास एक नंबर जा रहा है और फिर एक स्ट्रिंग जा रही है। तो इस सूरत में कौन सा कंस्ट्रक्टर कॉल होगा? वो कंस्ट्रक्टर जिसकी स्टार्टिंग में आपको नंबर एक वैल्यू हासिल की जा सके, जिसमें पहले इंट हो और दूसरा आपके पास स्ट्रिंग हो। ठीक है। अब मिसाल के तौर पे मैं इसको कर देता हूँ कमेंट। ये मैंने यहाँ पे कर दिया इसको कमेंट। जैसे मैंने कमेंट किया, यहाँ पे आ गया एरर। तो इसमें ये बात समझ लीजिए कि यहाँ पे आपका ये कोई चॉइस नहीं होती कि आप ऑर्डर चेंज कर लें। आपके पास चॉइस जो आपकी ऑर्डर चेंज करने की है वो इस पे डिपेंड करती है कि आपने क्या उसका कंस्ट्रक्टर बनाया हुआ है। तो हमने कंस्ट्रक्टर बनाया हुआ था तो अब कोई एरर नहीं आ रहा था। अब इसका कंस्ट्रक्टर नहीं है ना, तो अब यहाँ पे ये एरर आ गया। ठीक है। अच्छा, फिर एक और बात ये तो जो समझ लें, कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग किसे कहते हैं? इस वाले कंस्ट्रक्टर को कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग नहीं कहते जो ये मैंने ये बनाया हुआ। अगर एक क्लास में एक से ज़्यादा कंस्ट्रक्टर हो तो इस टेक्निक को कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग कहते हैं। मिसाल के तौर पे यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे एक दो तीन कंस्ट्रक्टर मौजूद है। जब तीन कंस्ट्रक्टर है तो उसका मतलब ये है कि यहाँ पे क्या परफॉर्म हो रहा है? कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग परफॉर्म हो रही है। अब लेट्स से यहाँ पे मैंने इस वाले कंस्ट्रक्टर को कमेंट कर दिया। अब क्या कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग हो रही है? हो रही है। क्यों हो रही है? क्योंकि यहाँ पे एक से ज़्यादा कंस्ट्रक्टर यानी कि दो कंस्ट्रक्टर मौजूद है, इसलिए यहाँ पे कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग हो रही है। ठीक है। तो जी, कंस्ट्रक्टर बनाने में और कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग में यहाँ तक कोई इशू, किसी का इशू है तो आप सवाल पूछ सकते हैं। ओके, चलें। आप जो है, अगर किसी का सवाल हो तो आप मुझे आराम से चैट में भेज दीजिएगा, जैसे मुझे मिलेगा तो मैं टाइमली उसको आंसर भी कर दूंगा। सही है। अब जो नेक्स्ट चीज़ मैं आपको यहाँ पे करवाने लगा हूँ, वो नेक्स्ट चीज़ मेरे पास ये है कि मैंने आपको डिबगिंग का बताना है, डिबगिंग कैसे होती है। ठीक है। तो ये मेरे पास मेन क्लास है। इस मेन क्लास के अंदर ये मेन मेथड है। इस मेन मेथड में मैं चाहता हूँ कि इस पॉइंट पे ये आपको उधर हाईलाइटेड सा पोर्शन नज़र आ रहा है, नंबर से बिल्कुल पहले लाइन नंबर 8 पे, यहाँ पे आके मैंने डबल क्लिक किया। जैसे ही मैंने यहाँ पे डबल क्लिक किया, यहाँ पे एक ब्लू सा सिंबल जो है वो नज़र आना शुरू हो गया। ठीक है। अब मुझे कोई बंदा ये कहे कि इसको ज़रा लार्जर साइज में दिखाएं, तो मैं कोशिश तो करता हूँ इसको कि कुछ ज़रा लार्जर साइज में हो जाए। हाँ जी। ओके। ओके ठीक है। चलेंगे, मैं थोड़ा सा लार्जर साइज में रेजोल्यूशन मैंने इसकी बढ़ा दी है, पिक्सल की साइज को बढ़ाया है। होपफुली कि अब आपको ज़रा बेहतर नज़र आएगा। तो ये आपको इसके साथ यहाँ पे एक बबल सा नज़र आ रहा है, इसको हम बोलते हैं ब्रेक पॉइंट। ये मैंने यहाँ पे एक ब्रेक पॉइंट लगा दिया। ठीक है। अब ब्रेक पॉइंट लगाने के बाद मैंने इसको करना है डिबग। ये जो आपके पास ऑप्शन होता है ये होता है रन का। मैंने रन नहीं करना, इसके साथ ही ये ऑप्शन आपको नज़र आ रहा होगा डिबग मेन का। इस डिबग को मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा, तो इसको क्लिक करने से ना मेरे पास ये एक मैसेज आ रहा है, कंफर्म पर्सपेक्टिव स्विच। मैं इसको कहता हूँ कि यस, बिल्कुल स्विच करो पर्सपेक्टिव को। जैसे ही पर्सपेक्टिव इसने स्विच किया, तो इसने जो है ना मुझे कुछ और चीज़ें भी ओपन करके दे दी। एक तो मेरे पास जो है मेरा मेन एरिया है, इसके अलावा ये डिबग की जो कॉलिंग है, लेफ़्ट साइड पे ये डिबग कॉलिंग आ रही है। राइट साइड पे देखेंगे तो यहाँ पे आपको ये वेरिएबल भी नज़र आना शुरू हो गए हैं। ठीक है। और यहाँ पे मुमकिन है आपको ज़रा प्रॉपर नज़र ना आ रहा है, यहाँ पे एक एरर भी है बबल के साथ, जो कि ये बता रहा है कि एग्जीक्यूशन पॉइंट जो है वो यहाँ पे आके रुका हुआ है। ठीक है। अब यहाँ पे जो मैंने आपको ये बताना है उसमें ये आपने और करना है कि हमारे पास मेरी जो वेरिएबल है उसमें अभी तक यहाँ पे ARGS पड़ा हुआ है।
अब ये ARGS क्या है, ये एक्चुअल में वो एरे है जो कि यहाँ पे पड़ी हुई है और इसमें इसका जो है वो 0 पड़ा हुआ है, दैट्स मीन कि इसके अंदर अभी कोई चीज़ मौजूद नहीं है। तो इसमें तो फिलहाल मुस्तकबिल में देखेंगे यहाँ पे कोई चीज़ नहीं होगी। लेकिन अब यहाँ पे जो काम होने वाला है, जो अभी ग्रीन कलर की लाइन आपके सामने नज़र आ रही है, ये एक्चुअल में एग्जीक्यूट होने वाली है। ठीक है, अब ये लाइन को एग्जीक्यूट करने के लिए मेरे पास यहाँ पे एक बटन है डेट इज़ कॉल्ड स्टेप इनटू। ठीक है, अब यहाँ पे एक और बटन है स्टेप ओवर। मैं यहाँ पे स्टेप ओवर करूँगा तो ये एग्जीक्यूट होकर नेक्स्ट लाइन में चला जाएगा, लेकिन मैं यहाँ पे यूज़ करने लगूँ स्टेप इनटू। स्टेप इनटू ये करेगा कि जो मेरा ये कंस्ट्रक्टर जो सा कॉल हो रहा है, ये उस कंस्ट्रक्टर की तरफ जंप कर जाएगा। यानी कि मेरा कंट्रोल जो है, जब ये कॉल हो रहा है तो कॉलिंग की तरफ चला जाएगा और स्टूडेंट क्लास के अंदर जो कंस्ट्रक्टर कॉल होगा वो आपको पता चलेगा कि कौन सा कॉल हो रहा है। ठीक है, तो मैं अब यहाँ पे करता हूँ जी स्टेप इनटू। मैंने क्लिक किया स्टेप इनटू, तो देखिए अब मेरे कौन सी क्लास हाईलाइट हो गई है, स्टूडेंट डॉट जावा। अब उसके अंदर देखें तो ये मेरे पास जो है 3 कंस्ट्रक्टर थे। इसमें से कौन से कंस्ट्रक्टर पे एग्जीक्यूशन आ गई है, जिसकी जो पहला आर्गूमेंट है वो स्ट्रिंग है, दूसरा आर्गूमेंट क्या है, ए है, ये इंटीजर टाइप का है। ठीक है, और यहाँ पे लेफ्ट साइड पे देखें तो ये आपको आर्गूमेंट में एन रिसीव हो रहा है जिसमें वैल्यू आ रही है फियाज खान, और ए में जो यहाँ पे रिसीव हो रहा है 22। तो आप ज़रा मेन में आके देखें तो यहाँ पे हमने पहला पास किया है फयाज खान, दूसरा आ रहा है 22। अब जो फयाज खान है 22 जो हमने पास किया वो कहाँ पे रिसीव हो रहा है, वो इन वाली मेमोरी में रिसीव हो रहा है। जब इनमें रिसीव हो रहा है तो ये आपको यहाँ पे मेमोरी वेरिएबल जो है वो शो भी हो रहे हैं। ठीक है, अब इसके बाद मैं यहाँ पे अब स्टेप इनटू नहीं करूँगा, मैं स्टेप ओवर करूँगा। ठीक है, तो ये मैंने स्टेप ओवर किया, तो अब ये वाला मेथड जो है वो कॉल होने वाला है। सेट का मेथड जो है मैंने ये बनाया हुआ था यहाँ पे, जिसको मैंने यहाँ पे कॉल किया था, ये कॉल होने वाला। ठीक है, तो मैं यहाँ पे अब स्टेप इनटू करता हूँ ताकि इस मेथड के अंदर हम चले जाएं। तो मैंने इसमें किया तो यहाँ पे ये देखें, हम इसमें चले गए तो यहाँ पे इस ये जो एन है इसमें आप देखें तो क्या पड़ा हुआ है, इस एन में पड़ा हुआ है फयाज खान। ए में देखें, ए में क्या पड़ा हुआ है, ए में वैल्यू पड़ी हुई है 22। ठीक है, अब मैं इसको जो है स्टेप ओवर करता हूँ, फिर से स्टेप ओवर करता हूँ। तो अब जो है आप ज़रा यहाँ पे देखेंगे दिस लिखा हुआ है, इस दिस के अंदर जो एज है वो 22 हो गई है और नेम जो है वो फयाज खान जो है वो इसका अपडेट हो गया है। यानी कि जो सा ऑब्जेक्ट जो बन रहा है उसके अंदर जो एज की वैल्यू 22 हो गई है और नेम की वैल्यू क्या हो गई है, फयाज खान हो गई है। इसके बाद मैं फिर से स्टेप ओवर करता हूँ यहाँ पे, तो यहाँ पे मैं इस लोकेशन पे आ गया, तो यहाँ पे भी देख सकते हैं आपके पास जो है वो इस स्टोर क्लास का जो ऑब्जेक्ट बन रहा है उसकी एज की वैल्यू 22 और नेम जो है वो फयाज खान हो गया है। इसके बाद मैं स्टेप ओवर करता हूँ, तो मैं यहाँ पर आ गया। अब ये स्टेटमेंट मुकम्मल होने वाली है, तो मैंने यहाँ पे स्टेप ओवर किया तो देखें S1 की मेमोरी जो है वो यहाँ पे क्रिएट हो गई, और S1 के अंदर क्रिएट होने के बाद एज की वैल्यू होगी 22 और नेम में वैल्यू आ गई फयाज खान। ठीक है, अब इसके बाद मैं यहाँ पे इस पे S1 डॉट डिस्प्ले स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होने वाली है। मैं यहाँ पे आके स्टेप ओवर करता हूँ, तो देखें ये आउटपुट पे आपके पास ये सारा लिखा हुआ जो डिस्प्ले का मेथड है उसके रिस्पेक्टिव सारा आउटपुट पे लिखा हुआ आ गया। डिस्प्ले की मेथड के इनसाइड पे क्यों नहीं किया, क्योंकि मैंने यहाँ पे स्टेप इनटू नहीं किया। स्टेप इनटू करता तो मैं इस वाले मेथड के इनसाइड पे चला जाता, लेकिन मैंने क्या किया है, मैंने स्टेप ओवर किया तो उसने क्या किया, मेथड को पूरा एग्जीक्यूट किया और जो उसका रिजल्ट बना है उसके बेस पे आपको आउटपुट नज़र आ गई। अब इसके बाद एक दफ़ा फिर से जो है मैं आपके सामने ये स्टेप इनटू करूँगा ताकि मैं S2 का ऑब्जेक्ट बता सकूँ कि वो कौन से कंस्ट्रक्टर से बनने वाला है। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे करना है स्टेप इनटू। तो देखें अब मेरे पास कंस्ट्रक्टर कौन सा है, पिछले दफ़ा मैं इस वाले कंस्ट्रक्टर में आया था, इस दफ़ा मैं इस वाले कंस्ट्रक्टर में आया हूँ। ठीक है, और इसके बाद जो है यहाँ पे ज़रा आप दिस को देखें, दिस में एज की वैल्यू 0 है, नेम की वैल्यू 0 नल है। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि नया ऑब्जेक्ट बन रहा है, इनिशियली उसकी वैल्यू एज की 0 है, नेम की नल है। इसके बाद मैं यहाँ पे करता हूँ जी स्टेप ओवर। स्टेप ओवर किया तो ए की वैल्यू आपको 31 नज़र आ रही है, एन की वैल्यू मुश्तबा शाह नज़र आ रही है, और ये मेथड जो है वो कॉल होने वाला है। अब मैं यहाँ पे करता हूँ दोबारा से स्टेप इनटू ताकि मैं सेट की मेथड में चला जाऊँ। मैं इधर सेट के मेथड में गया, तो अब यहाँ पे एन जो है जिसमें वैल्यू पड़ी हुई है मुश्तबा शाह और नेम में जो वैल्यू पड़ी है वो नल पड़ी है, और ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होने वाली है। इसमें अब यहाँ पे करता हूँ मैं स्टेप ओवर, तो अब देखें नेम की वैल्यू क्या होगी, अपडेट होगी,
यहाँ से हाईलाइट भी हो रही है, येलो कलर का आपको नज़र आ रहा है कि नेम की वैल्यू पहले नल थी, अब मुश्तबा शाह हो गई है। ठीक है, अब एज को देख लें। एज जो है इस वक्त आपके पास 0 है, और ए में वैल्यू पड़ी हुई है आपके पास 31, जो कि एज को असाइन होने वाली है। मैं यहाँ पे स्टेप ओवर करता हूँ, तो देखिए अब इसकी वैल्यू 31 हो गई। सही है। अब इसके बाद मैं यहाँ पे स्टेप ओवर करता हूँ ताकि आप देख सकें कि यहाँ पे ये दोनों वैल्यू जो है इसकी अपडेट हो गई हैं। और इसके बाद हम जो है वो स्टेप ओवर करते हैं, तो यहाँ पे इसकी मेमोरी मुकम्मल होने वाली है। अभी S1 की मेमोरी आपको नज़र आ रही है। जब मैं इस पर स्टेप ओवर मुकम्मल करूँगा तो अब S2 की मेमोरी भी आपको नज़र आएगी। तो इसमें देखें एज की वैल्यू 31, नेम की वैल्यू मुश्तबा शाह। अब अभी तक S1 डॉट डिस्प्ले की वजह से आपके आउटपुट पे ये चीज़ लिखी हुई नज़र आ रही है। अब S2 डॉट डिस्प्ले को हम कॉल करेंगे। जैसे हम इसको कॉल करते हैं, तो देखें यहाँ पे इसके कॉल करने से आपके पास दोनों आउटपुट में आ गए। पहले वाले का जो है वो पहले डिस्प्ले की वजह से आंसर आ रहा है, दूसरे का दूसरे की वजह से आपको आंसर नज़र आ रहा है। और इसके बाद मैं प्रोग्राम को मुकम्मल करता हूँ। ये मेरे पास रिज्यूम का ऑप्शन है, इसमें क्या कर दिया इसने, बुक की बुक प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कर दिया, रन कर दिया, और उसके बाद रिमेनिंग पोर्शन जो है वो अब आपको देख सकते हैं कि यह उसकी आउटपुट बन रही है। जी, मुझे ये बताइएगा कि आपको डिबगिंग करना समझ में आ गई। ओके, आंसर किसी का भी नहीं आया। अच्छा, चलें एक काम करते हैं। अच्छा, हैंड रेज कर लिया, चले गुड। चलें यहाँ पे एक काम करते हैं, मैं यहाँ पे ब्रेक पॉइंट यहाँ से रिमूव कर रहा हूँ ताकि नेक्स्ट टाइम मैं डिबग करूँ तो यहाँ पे ना रुके। इसके अलावा देखिए मेरी अभी सेटिंग जो है वो चेंज हो गई है, डिबग वाली सेटिंग्स आ गई हैं। अब इसको मैं दोबारा वाले शक्ल में लेके जाना चाहता हूँ कि वो पहली तरह की हालत में आ जाए। ठीक है, तो उसके लिए आप देखें यहाँ पे मेरे पास जो है इस वक्त डिबग मोड वाला जो है वो बटन जो है वो हाईलाइट हुआ हुआ है। इसके साथ में मेरे पास ये जावा का बटन नज़र आ रहा है राइट साइड पे। तो इसको मैं क्लिक करूँगा तो ये दोबारा से उसी हालत में आ जाएगा जो कि पहले वाला आपका फॉर्मेट है। ठीक है, ओके, तो ये हो गया। अच्छा जी, नेक्स्ट चीज़ जो है वो ये है कि मैं यहाँ पे आके स्टूडेंट एस, बल्कि सिंपल S2 से करते हैं। S2 इक्वल्स टू न्यू स्टूडेंट, और इसका मैं यहाँ पे वैल्यू प्रोवाइड करता हूँ जी 51, सॉरी 51, और इसका नाम हम रखते हैं जी बख्तावर फैब। ये हमने इसका नाम रख दिया। ठीक है, और इसके बाद मैं यहाँ पे करता हूँ S2 डॉट डिस्प्ले। अच्छा जी, आप मुझे बताएं कि इस स्टेटमेंट की एग्जीक्यूट होने से क्या होगा। चैट इनेबल्ड है, आप मुझे आंसर कर सकते हैं। ये जो स्टेटमेंट मैंने हाईलाइट की है, इसके एग्जीक्यूट होने से आपने बताना है कि क्या होगा। कोई तो जवाब दो, ठीक या गलत तो कोई, मैं बता ही दूंगा आपको। ओके, गुड। ठीक है। ठीक है। ओके जी। हम्म अच्छा, अब यहाँ पे ना आपने बड़ी तवज्जो से समझना, ये कॉन्सेप्ट मैंने पहले भी बताया था। यहाँ पे एक मेमोरी ऑर्फन होगी, उसकी जगह नई मेमोरी बनेगी, और जो नई मेमोरी बनेगी
उसके अंदर ये नई वैल्यू जो है वो आ रही होंगी। ये कॉन्सेप्ट जो है वो मैंने लेक्चर के अंदर पहले डिस्कस किया हुआ है। ठीक है, अब जाइए वर्किंग होती हुई भी देख लें। मैं यहाँ पे आपके सामने यहाँ पे ब्रेक पॉइंट लगा रहा हूँ, फिर इसके बाद इसको मैं डिबग करता हूँ। स्विच कर लेते हैं इसको। अब आप देखें यहाँ पे S1 जो मेमोरी हमारी बनी हुई है। ठीक है, अब मैं इसके अंदर डिटेल में नहीं जा रहा कि इनसाइड पे क्या हो रहा है, वो मैं आपको एक दफ़ा डिबग करवा चुका हूँ। इसलिए मैं यहाँ पे सिंपल स्टेप ओवर कर रहा हूँ ताकि ये पूरी स्टेटमेंट एक ही दफ़ा एग्जीक्यूट हो जाए। तो अब ये स्टेटमेंट एक ही दफ़ा एग्जीक्यूट हो गई, और इसमें देखें ये मेरे पास ऑब्जेक्ट का नाम है S2। इसकी आईडी पे भी गौर कीजिएगा, इसकी आईडी क्या है 31। ठीक है, इससे पहले अगर आप देखें तो S1 की आईडी 22 है, और इसी तरीके से नेम जो इसके अंदर मौजूद है उसकी आईडी 25 है। ये जो आईडी है ये रिप्रेजेंट करता है कि आपकी कौन सी मेमोरी है। तो जो सेम मेमोरी होगी वो आपको सेम आईडी से मिलेगी, डिफरेंट मेमोरी होगी वो डिफरेंट मेमोरी से आपको मिलेगी। ठीक है, तो ये आपके पास जो है आईडी इसका 31 है। सही है, इसके बाद मैंने स्टेप ओवर किया तो ये आपको डिस्प्ले में आ गया, नेम मुश्तबा शाह A35। अब आपने यहाँ पे देखना है कि यहाँ पे S2 के आगे आईडी क्या है 31। अब इसके बाद मैं यहाँ पे स्टेप ओवर करता हूँ, तो से देखिएगा। ओके, देखिए आपके पास जो है ये ऑब्जेक्ट की मेमोरी चेंज हो गई है। तो वो वाली मेमोरी तो गायब होगी जो कि मुश्तबा शाह 31 वाली, वो गायब हो गई है। ठीक है, उसकी जगह पे एक नई मेमोरी बन गई है, और इसकी आईडी देखें क्या है 33। तो पहले S2 वाले की आईडी क्या थी 31। जो 31 वाली मेमोरी है ना, वो ऑर्फन हो गई, और वो आपके कंट्रोल से चली गई। ठीक है, उसकी जगह पे आपके पास नई मेमोरी बनी है इस न्यू स्टूडेंट की वजह से, कि ये आपके पास न्यू का जो कीवर्ड है ये क्या करता है, एक नई मेमोरी बना के देता है। और कंस्ट्रक्टर जो है उसके साथ हेल्प करता है कि आपको क्या मेमोरी चाहिए, उसके जो है वो डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ क्या होनी चाहिए। तो इस तरीके से एक नई मेमोरी बनी। तो इससे पहले जो मेमोरी बनी हुई थी जिसका जो है एड्रेस जो है S2 के पास था, वो डिस्कार्ड हो गया, आईडी 31 वाला आपके आपसे जो है वो चला गया। उसी जगह पे आपके पास नई मेमोरी आ गई है जिसकी आईडी क्या है 33, और उसकी एज क्या आ गई 51, नेम जो है वो क्या आ गया बख्तावर सैफ आ गया। तो आई होप कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी। किसी को ये बात समझ ना आई हो तो काइंडली चैट में मुझसे सवाल पूछें। अच्छा, आप कह रहे हैं मैं स्टेप ये दोबारा बताऊँ? मैं इसके लिए एक प्रोग्राम बंद कर रहा हूँ, फिर से रन कर रहा हूँ। ये दोबारा से आपने तवज्जो से देखना है। ठीक है, तो जी, अब मैंने एक दफ़ा फिर से इसको डिबग किया। अब देखो, ये तवज्जो से, यहाँ पे मेरे पास अभी S2 का ऑब्जेक्ट नहीं बना। S2 का ऑब्जेक्ट जब बनेगा तो आपको राइट साइड पे नज़र आएगा। ठीक है, S1 का बन चुका है, आपको नज़र आ रहा है। ठीक है, अब इसके बाद मैं यहाँ पे करता हूँ स्टेप ओवर। S2 का ऑब्जेक्ट बन गया, इसकी आईडी देखना 31 है, और ये इसके अंदर एज 31 आ रहा है, नेम इसमें ये आ रही है। ठीक है, इसके बाद स्टेप ओवर किया तो ये S2 डॉट डिस्प्ले का मेथड कॉल हुआ, और आउटपुट पे आपके पास ये आउटपुट लिखी हुई आ गई। अब आपने यहाँ पे जब मैं काम करूँगा, इस पे होगा ये कि ये जो मेमोरी बनी है न्यू स्टूडेंट करके, ये मेमोरी अलग से बनी है। जब भी न्यू की स्टेटमेंट यूज़ होती है तो एक नई मेमोरी बनाती है। तो अभी जो ये मेमोरी बनी है, ये वाली जो हमारे पास अभी मौजूद है 31 मुश्तबा शाह वाली, अभी उसका जो लिंक है वो S2 के पास है, उसका एड्रेस जो है वो S2 के पास है। ठीक है, तो ये आप इसको यूँ समझ लें, स्टूडेंट एट 50675690 जो है वो उसके पास है, इसकी आईडी जो है वो 31 है। ठीक है, अब जैसे ही ये स्टेटमेंट जो अभी ग्रीन हुई हुई है स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं हुई, मैं स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करने लगा। जैसे ही ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी तो ये पहली वाली मेमोरी का जो लिंक है S2 के साथ वो डिस्कनेक्ट हो जाएगा, और एक नई मेमोरी जो है वो बनेगी और वो S2 को मिल जाएगी।
आपको कैसे पता चलेगा? आपको कैसे पता चलेगा कि यहाँ पे जो आईडी है ये रिप्रेजेंट करती है उस मेमोरी को। अब लेट्स से अगर मैं यहाँ पे एज की वैल्यू 31 से कुछ और कर लेता हूँ, तो आपको ना ये आईडी जो है ना 31 जाएगी। नेम में चेंज कर लेता हूँ तब भी आपको यहाँ पे आईडी 31 ही मिलेगी। लेकिन मैं अगर ऑब्जेक्ट चेंज करूँगा ना तो उसकी आईडी चेंज मिलेगी। इसका मतलब ये होगा कि आपको एक सेपरेट मेमोरी, कोई और मेमोरी जो है वो मिल रही होगी। तो अब जैसे मैं इसमें स्टेप ओवर करूँगा, देखिएगा यहाँ पे आईडी जो है अभी स्टूडेंट की 31 है। एज पे नहीं वर्क करना आपने, आईडी पे वर्क करना। एज जो है वो 31 है। जब चेंज करोगे तो जाहिर सी बात है नया ऑब्जेक्ट जो बनेगा उसकी आईडी, एज जो है 51 होगी। लेकिन आपने आईडी पे वर्क करना है कि मेमोरी चेंज हो रही है। तो मैंने यहाँ पे आके किया स्टेप ओवर। तो अब देखें यहाँ पे अब इसकी आईडी क्या होगी 35, यानी कि इसको जो मेमोरी मिली है उसको आईडी क्या बल्कि 35, और उसकी बेस पे यहाँ पे जो ये वाला कंस्ट्रक्टर है, इस कंस्ट्रक्टर की मदद से इसकी जो नई मेमोरी बनी है उसमें वैल्यू 51 आ गई, और नेम जो है उसके अंदर मुख्ताबर सैफ आ गया। जी आई होप कि ये बात आपको समझ में आ गई होगी। तो अब लास्ट में एक चीज़ और करवानी है, और वो है कॉपी कंस्ट्रक्टर। आपको बताना है कि कॉपी कंस्ट्रक्टर कैसा होता है। ये मैं काम यहाँ पे क्लोज करता हूँ और यहाँ पे आके कॉपी कंस्ट्रक्टर बनाता हूँ। कॉपी कंस्ट्रक्टर भी एक्चुअल में पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर होता है। सिर्फ और सिर्फ फ़र्क इसमें ये होता है कि यहाँ पे आर्गूमेंट में इसी क्लास का ऑब्जेक्ट जो है वो पास होता है। ये मेरे पास स्टूडेंट क्लास है, ऑब्जेक्ट भी स्टूडेंट का ही मैं यहाँ पे पास कर रहा हूँ। और इसके अंदर जो है मैं कर लेता हूँ यहाँ पे सेट। तो पहले मुझे यहाँ पे नाम पास करना है, std.name मैंने पास कर दिया, और फिर std.age मैंने यहाँ पे पास कर दिया। तो ये सेट का मेथड जो है इसमें पहले आपको स्ट्रिंग पास करना होता है, जैसे कि आप देख सकते हैं। पहला स्ट्रिंग पास करना है, दूसरा जो है वो इंटीजर टाइप का पास करना है। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे std.name, तो std से मैंने नेम को यहाँ पे पास कर लिया, और इस तरह से मैंने एज को पास कर लिया। ठीक है। अब कॉपी कंस्ट्रक्टर में क्या होने वाला है, तो हम ज़रा इसको इस्तेमाल करते हैं। मैं यहाँ पे एक और ऑब्जेक्ट बनाता हूँ, स्टूडेंट s3 इक्वल्स std जो है वो मैंने नाम रखा है, स्टूडेंट को शॉर्टकट में रखा है। तो कोई और वेरिएबल का नाम रख लें। क्या नाम रखें हम इसका, शागिर्द। तो इसका नाम शागिर्द है। तो इसको भी मैंने फिर std को रिप्लेस कर दिया शागिर्द से। नाम रखना है, वेरिएबल का नाम है, तो वो मैंने वेरिएबल का नाम रखा है यहाँ पे। अच्छा जी, यहाँ पे आके न्यू स्टूडेंट, और इसको मैंने पास कर दिया यहाँ पे s2। ठीक है। और इसके बाद मैं s3 डॉट डिस्प्ले कॉल करता हूँ। सही है। तो इसके बाद मैंने यहाँ पे इसको किया डिबग। तो मैं अब यहाँ पे s2 की मेमोरी पे इतना फोकस नहीं हूँ, मुझे ज़रा s3 की मेमोरी पे ज़्यादा फोकस है। अभी s2 पे आपने यहाँ पे ये गौर करना है कि यहाँ पे s2 की इस वक्त आईडी है 33, एज की वैल्यू 51 है, और नेम इसमें मुख्ताबर है। अब यहाँ पे जो नेक्स्ट चीज़ करनी है वो यहाँ पे देखें s3 की मेमोरी क्रिएट होगी। आपने आईडी पे गौर करना है s3 की और s2 की, और वैल्यूज़ पे गौर करना है आईडी, एज और नेम वाले की। ठीक है। तो यहाँ पे मैंने किया जी स्टेप ओवर। जैसे मैंने स्टेप ओवर किया तो अब आईडी तो देखें, आईडी तो डिफरेंट है। ये अलग ऑब्जेक्ट है, ये अलग ऑब्जेक्ट है। अगर सेम ऑब्जेक्ट होता तो दोनों में क्या होती है, आईडी सेम होती। लेकिन आप देखें कॉपी कंस्ट्रक्टर क्या करता है, वो नई मेमोरी बनाता है, वैल्यू जो है वो दूसरी के ले लेता है। तो यहाँ पे देखिए हमने s2 पास किया था ना यहाँ पे, तो s2 की जो वैल्यूज थी वो s3 को मिल गई। लेकिन s3 एक अलग मेमोरी बनी है, और s2 जो है वो एक अलग से मेमोरी है। अलग मेमोरी का पता कैसे चल रहा है, इसकी आईडी 33 है, वो अलग है, और इसकी मेमोरी जो है वो 35 है, ये बिल्कुल इससे अलग है। तो इस तरीके से दो अलग अलग इसके अंदर मेमोरी बन गई। ओके। तो हाँ जी, कॉपी कंस्ट्रक्टर एक ऐसा कंस्ट्रक्टर होता है जो कि बनते हुए दूसरे वाले ऑब्जेक्ट की एट्रीब्यूट की वैल्यू कॉपी कर लेता है। ठीक है। तो इसमें खूबी क्या होती है, इसमें खूबी होती है कि जिससे कॉपी किया जा रहा होता है उसकी मेमोरी भी ज़्यादा होती है,
और जो नया बन रहा होता है उसकी मेमोरी ज़्यादा होती है, लेकिन कॉपी क्या करता है, वो उसकी वैल्यूज़ को कॉपी कर लेता है। तो अब देखो एज जो है वो S2 की हमने कॉपी की और S3 को साइन कर दी, तो एज S3 की क्या होगी 51। क्यों होगी 51? क्योंकि S2 की भी एज क्या है 51। इस तरीके से जो है नेम देखें तो S2 का नेम क्या है बख्तावर सैफ, तो S3 का भी नेम क्या है बख्तावर सैफ। अब यहाँ पे ये सवाल पैदा हो सकता है क्या ये दोनों सेम मेमोरी थे, तो दोनों सेम मेमोरी नहीं है। अगर दोनों सेम मेमोरी होती तो क्या पहचान होती, कि इस वाले ऑब्जेक्ट की आईडी और इस वाले ऑब्जेक्ट की आईडी सेम होती, लेकिन अब आईडी डिफरेंट है, तो इसका मतलब ये है कि ऑब्जेक्ट दो डिफरेंट है लेकिन वैल्यूज उनकी क्या है, सेम है। ओके स्टूडेंट, अब आप लोगों ने ये करना है कि जल्दी से आप लोगों ने अपनी अटेंडेंस मार्क करनी है। तो अपना नाम और रजिस्ट्रेशन नंबर सिंगल टेक्स्ट के अंदर ही आपने लिखना है, ताकि आपकी अटेंडेंस जो है इसकी बेस पे प्लेस की जा सके। ओके स्टूडेंट, मैं यहाँ पे अपना सेशन क्लोज करता हूँ और सेशन जो है ये ओपन रहेगा जितना टाइम, तकरीबन 2.5 मिनट रहते हैं, तो 2.5 मिनट तक ये ओपन रहेगा। तो इस दौरान में आपने अपनी अटेंडेंस मार्क कर लेनी है। जल्दी से चैट के अंदर अपना नेम और रजिस्ट्रेशन नंबर एक ही टेक्स्ट के अंदर लिख के आपने चैट में सेंड करना है। ओके स्टूडेंट, अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं कल नेक्स्ट क्लास में। अल्लाह हाफिज़।